हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 कैरियर क्लासेस। 9 कैरियर क्लासेस के एजुकेशनल चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम आपके सामने सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकेंड लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हैं। इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक बताया गया था, उसका इंट्रो दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस के nवें पद को किससे निरूपित करते हैं, किससे दर्शाते हैं, और साथ ही साथ उसके प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। और उसके बाद आपको सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ और भी मैटर बताया गया था, जिसमें आपको हम बताए थे कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है और जो उसका रेंज जो है वह सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले के एपिसोड में, पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम आपके सामने सेकेंड लेक्चर के साथ हैं और सेकेंड लेक्चर में आपके सामने हम हैं, ध्यान दीजिएगा, ये समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपको क्लियर दिख रहा होगा। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें क्या है। देखिए क्या कह रहा है, वैसे अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा बराबर होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी पद और उससे पहले वाले पद का अगर डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, तो वो हमेशा बराबर होगा और उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ये हम 5 लिख दिए यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 8 लिख दिए हम, फिर यहाँ 11 लिख दिए, फिर यहाँ हम 14 लिख दिए, फिर यहाँ हम 17 लिख दिए, यहाँ 20 लिख दिए, यहाँ 23 लिख दिए, यहाँ 26 लिख दिए, इस तरह से लिख दिए। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये 8 और 5 के बीच का गैपिंग, 5 में से 8 घटाएंगे नहीं, 8 में से 5 घटाएंगे। कोई भी पद लेंगे और उससे पहले वाले पद को हम माइनस करेंगे। तो 8 में से 5 घटाए तो 3 आ गया, 11 से 8 को घटाए तो 3 आ गया, 14 से 11 घटाए 3 आ गया, 17 से 14 माइनस किए 3 आ गया, 20 से 17 किए 3 आ गया। तो जो आप देख रहे हैं ये गैपिंग इक्वल मेंटेन कर रहा है, ये डिफरेंस इक्वल मेंटेन कर रहा है। और अगर ये डिफरेंस इक्वल मेंटेन करेगा तब इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। अब आगे आप देखिए, ये जो आपको आ रहा है अंतर, इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर। ये आपको 3 दे दिया, ध्यान दीजिएगा, सार्वंतर 3 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस यहां पर 3 हो गया। अगर आप और इसको देखें, इस तरह से ले लें, 89 है, फिर यहां 84 लिख दिए हम, फिर यहां 79 लिख दिए हम, यहां फिर 74 लिख दिए, फिर 69 लिख दिए, फिर 64 लिख दिए, इस तरह से। अगर आप गौर करेंगे तो 64 से 69 माइनस करने पे -5 होगा, 69 से 74 को माइनस करने पे फिर -5 होगा। तो ये गैपिंग जो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, सार्वंतर जो आ रहा है, वो आपका -5 आ रहा है। तो गौर करिए, इसका सार्वंतर आपको कैसा है, पॉजिटिव है, और इसका सार्वंतर कैसा है, नेगेटिव है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बढ़ता जा रहा है और ये आपको घटता जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप समझ सकते हैं कि किसी भी एपी का अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, सार्वंतर पॉजिटिव होगा, तो वो वर्धमान होगा, बढ़ने वाला होगा, जिसको इंक्रीजिंग कहेंगे इंग्लिश में। और डी अगर सार्वंतर आपका नेगेटिव होगा तो ऐसी स्थिति में वो ह्रासमान होगा, डिक्रीज करेगा, घटता चला जाएगा। तो आगे यही चीज बताया गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मानिए ये 8 8 8 8 इस तरह से ले लिए हम। तो अब गौर करिए, 8 में से 8 माइनस करिएगा तो 0 आएगा, फिर यहां भी 0 आएगा, फिर यहां भी 0 आएगा। तो डिफरेंस फिर इक्वल मेंटेन हो रहा है, और अगर इक्वल डिफरेंस मेंटेन होगा तब वो आपको कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में समांतर श्रेणी कहेंगे। तो D यहां 0 है। तो 3 तरह का D संभव है। कॉमन डिफरेंस जिसको सार्वंतर कहते हैं वह 3 तरह का संभव है। एक पॉजिटिव संभव है, दूसरा नेगेटिव संभव है, और तीसरा 0 संभव है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो वर्धमान होगा, नेगेटिव होगा तो ह्रासमान होगा, और 0 होगा तो कांस्टेंट होगा, जो कि आगे हम लिखे हुए हैं। गौर करिए, यदि किसी एपी के किसी पद और उसके पूर्व पद के नियत अंतर को सार्वंतर कहते हैं। किसी एपी के किसी पद और उसके पूर्व पद के नियत अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। इसको डी से सूचित किया जाता है, जो पीछे जस्ट आपको एग्जांपल में समझा चुके हैं, तो इसको समझाने की आवश्यकता अब रह नहीं गई। अब आगे देखिए, यह भी स्टेटमेंट आपको अभी जस्ट समझाए हैं कि यदि डी ग्रेटर देन 0 हो, धनात्मक हो, सार्वंतर आपका धनात्मक हो, तो ऐसी स्थिति में आपका एपी जो है वो
वर्धमान होगा, वर्धमान होता है, बढ़ने वाला होता है। वर्धमान मीन्स वो बंगाल वाला वर्धमान मत समझ लीजिएगा, ये वर्धमान है बढ़ने वाला। जैसे ये देखिए 5 लिख दिए, ये 9 लिख दिए, ये 13 लिख दिए, ये 17 लिख दिए, ये 21 लिख दिए। तो देखिए यहाँ 4 का गैपिंग है, ये 4 का गैपिंग है, इस तरह से 4 का गैपिंग है। और ये 4 जो डिफरेंस आ रहा है, सर्वांतर जो आ रहा है, ये सर्वांतर आपको पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो ये एपी आपका बढ़ता जा रहा है। 5 से 9 हो गया, 9 से 13 हो गया, 13 से 17 हो गया, 17 से 21 हो गया। ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह अगर आपका डी निगेटिव होगा, डी लेस देन 0 मींस क्या, डी ऋणात्मक होना, सार्वांतर आपका ऋणात्मक हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तब ऐसी स्थिति में आपका एपी जो है वो ह्रासमान होता है, घटने वाला होता है। जैसे अगर हम यहां 75 ले लिए, यहां हम 70 ले लिए, यहां 65 ले लिए, यहां 60 ले लिए, यहां 55 ले लिए, तो गौर करिए 55 से 60 घटाइए, -5 आ गया। 60 से 65 माइनस करिए, -5 हो गया। 65 में से 70 घटाइए, -5 आ गया। तो सार्वांतर जो आपका है वह आपका निगेटिव है। और ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए इस समांतर श्रेणी को, ये डिक्रीज हो रहा है, ह्रासमान है, ये डिक्रीज, इंग्लिश में इसको डिक्रीज बोलेंगे, आदत डालिएगा डिक्रीजिंग, इसी को ह्रासमान कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है, यदि d बराबर 0 हो, d बराबर 0 हो तो AP नियत होता है, इट मींस कांस्टेंट होता है, बराबर रह जाता है। जैसे ये देखिए, अभी अगर हम 7 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, ऐसे, तो इसमें से इसको माइनस करिए, इस तरह से देखिए ये 0 0 हो रहा है। तो ये फिक्स रह गया, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। 7 था, 7 ही रह रहा है, 7 है, 7 ही रह गया। तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट AP, एकदम नियत AP। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसी में देखिए, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है तथा कॉमन डिफरेंस, सीडी को कॉमन डिफरेंस पढ़ेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस, इट मींस ये इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस है और हिंदी में इसको आप सार्वांतर बोलेंगे। तो आप दोनों ही मीडियम में शब्दों को याद रखिए। तो देखिए यहां क्या है, कहता है यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उस एपी का nवां पद टी एन जो हो जाएगा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। कैसे, एपी में अभी गौर किए होंगे आप कि कॉमन डिफरेंस को जब हम जोड़ते हैं तब अगला पद मिलता है। पहला पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, दूसरा में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो तीसरा मिलेगा, तीसरा में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो चौथा मिलेगा। ये इसी तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। तो अब आप जब कहेंगे कि T1 आपका प्रथम पद है और T2 अगर आप दूसरा पद निकालने के लिए डी जोड़िए, तीसरा पद निकालने के लिए फिर डी जोड़ दिए तो a प्लस 2d हो गया, चौथा पद में a प्लस 3d हो गया। तो बच्चों क्या गौर कर रहे हैं आप, यहां 4 है तो यहां 3 है, यहां 3 है तो यहां 2 है, यहां 2 है तो यहां 1 है, और यहां 1 है तो यहां 0 है। तो जितना यहां है उससे 1 कम है ना। तो 2 है तो उससे 1 कम, 3 है तो उससे 1 कम, 4 है तो उससे 1 कम। तो अगर एनवा कोई पूछ दे, ये चौथा है तो T4 लिखे, एनवा पूछेगा तो TN कहेंगे ना। अब n से 1 कम लेना पड़ेगा। गौर करिए, सब जगह a है तो a तो रह गया, और n से 1 कम, एक बार मैंने पूछा था n से 1 कम क्या होगा, तो एक बच्चे ने m बोला, m फॉर मैंगो, है ना। उसे लगा कि n से तो पहले m है तो n में से 1 घटाएंगे तो m हो जाएगा। तो भाई ये सिंबल है n और ये 1 नंबर है तो ये सीधे नहीं घटता, ये नहीं कि m कह दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये n-1 सेम वे रह जाएगा और ये d हो गया। तो ये Tn का वैल्यू हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एपी का nवां पद का हो गया, और इसी को सामान्य पद भी बोलते हैं बच्चों, जनरल टर्म बोलते हैं, nवां पद बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, जो बोलना है। अगर हम आगे देखें इसमें तो गौर करिए, ये Tn का फॉर्मूला अभी आप पढ़े हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। अगर Tn को हम b बोल दें, Tn को अगर हम b मान लें तो ये a प्लस n-1 इंटू डी होगा। यहां से 2 वैल्यू निकाला जा सकता है बच्चों, आप लोग कैलकुलेशन करके निकालिएगा 1-2 स्टेप बढ़ा करके। तो d निकलेगा b माइनस a बाय n-1, और अगर n निकालिएगा तो b माइनस a बाय d प्लस 1 निकलेगा। ये n नंबर ऑफ टर्म्स को दिखाएगा, इट मींस पदों की संख्या को दिखाएगा। डी आपका सार्वांतर है। तो ये दोनों ही रिजल्ट को आप लोग याद रखिए, है ना। Tn का तो फॉर्मूला आप याद रखिए ही, लेकिन Tn के फॉर्मूला के साथ साथ आप D का भी फॉर्मूला और उसके साथ साथ N का भी फॉर्मूला आप याद रखिए। तब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अगला क्या बोला जा रहा है। देखिए यहां, यदि किसी एपी का nवां पद
हमेशा n का रैखिक व्यंजक होता है। ये बहुत ही अच्छा नोट है, इसको समझिए क्या कहता है। ये किसी भी एपी का nवां पद हमेशा n का रैखिक व्यंजक होता है। इट मींस n का मैक्सिमम पावर 1 जाएगा। रैखिक होने का मतलब यहां यही है कि n का मैक्सिमम पावर क्या जाएगा, 1 जाएगा। अभी अभी आप tn का फॉर्मूला निकाले तो क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से तो nd माइनस डी हो जाएगा। अब गौर करिए, ये a माइनस डी एक नंबर हो गया, सिम कांस्टेंट हो गया, और ये nd एक साथ है, ये n पर डिपेंड है। तो गौर करिए n पर मैक्सिमम पावर कितना है, n पर मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको रैखिक कहेंगे, लीनियर कहेंगे। अगर n का मैक्सिमम पावर 2 जाएगा तो इसको द्विघात कहेंगे। अगर n का मैक्सिमम पावर 3 होगा तो त्रिघात कहेंगे, ऐसे इसका नाम देंगे। तो ये आपको रैखिक है, लीनियर है। हिंदी में रैखिक बोलते हैं और इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए n का मैक्सिमम पावर 1 है, यहां भी गौर करिए मैक्सिमम पावर 1 है। क्वेश्चन कोई दे देगा आपको कि which represent nth term of AP। मतलब क्वेश्चन सिंपल है कि कौन सा जो है एपी के nवें पद को दिखाता है। ठीक है, nवें पद को। तो ऑप्शन दे दिया यहां पर आपको 3n प्लस 5, बी में दे दिया आपको 3n स्क्वायर माइनस 5, सी में दे दिया 7n क्यू प्लस 8, और डी में दे दिया नन ऑफ दी। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे कि इस क्वेश्चन में कहीं कुछ ए वगैरह का चर्चा नहीं किया, सीधे ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो ये इस कॉन्सेप्ट पर है। अभी अभी आप देखे हैं कि एपी का nवां जो पद होगा वह रैखिक व्यंजक होगा। इट मींस n का मैक्सिमम पावर उसमें 1 जाएगा। तो गौर करिए इसमें मैक्सिमम पावर 1 वाला कौन है, तो ए है। तो यही आपका जवाब हो गया। ये हो गया एपी का nवां पद। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें अगले थ्योरी के तरफ, तो क्या बोल रहा है, पढ़िए। किसी एपी के m प्लस nवां पद एवं m माइनस nवां पद का योगफल उसके mवें पद के दुगुने के बराबर होगा, दुगुना के बराबर होगा, ये बात बोलना है। सिंपल सा बात है कि कोई एपी है उसका m प्लस nवां पद। तो देखिए बच्चों अभी अभी आप tn का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़े थे। तो ये n का फंक्शन है, ये tn जो है वह n पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, n पर। tn किस पर डिपेंड है, n पर डिपेंड है। n के जगह पर अगर कुछ दूसरा ला करके रख दें, अगर हम m ला के रख दें तो जहां पहले से n है बच्चों वहां m आ जाएगा, और ये लिखाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिखा जाएगा। अगर उसी तरह कोई टी आर पूछ देता है तो टी आर का मतलब हो गया जहां n है वहां r आ गया, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी हो गया। अगर आपको m प्लस nवां पद निकालना है तो यहां पर m प्लस nवां लिखना पड़ेगा, m प्लस n। अब क्या होना है, n का n को कौन रिप्लेस कर रहा है, m प्लस n रिप्लेस कर रहा है। n को कौन हटा रहा है, तो m प्लस n हटा रहा है। तो जहां पर n है वहां m प्लस n चला जाएगा। तो क्या लिखाएगा, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा पूरा आशा है। तो अब देखिए यहां ये बोला m प्लस nवां पद, इट मींस टी m प्लस n, और फिर बोला m माइनस nवां पद, तो m माइनस n लिख दिए, टी m माइनस n का योग फल तो प्लस लगा दिए। अब इसका फॉर्मूला लगाइए आप, क्या लिखिएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिखिएगा, a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जब गौर करिए a कितना हो जाएगा, 2a। ये दोनों में d कॉमन आ जाएगा बच्चों। जब कॉमन आएगा तो ये m और ये m तो 2m हो जाएगा, लेकिन ये प्लस n और ये माइनस n तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो d तो बाहर ले चुके हैं, ये 2a ऐसे ही रखिए, और 2 फिर कॉमन ले लीजिए अंदर से, तो ये m माइनस 1 बचेगा, और ये d लास्ट में लिख देते हैं। पूरा में अब क्या कॉमन आ जाएगा, 2, है ना। तो गौर करिए क्या लिखाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों अब आप ही बताओ, वहां देखो सबसे पहले ऊपर के लाइन पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसका उल्टा देखिए tn नाम है, मतलब जितना में से 1 घट रहा है वही t के लोअर सफिक्स में लिखाता है, t के नीचे में लिखाता है। तो अब गौर करिए यहां किसमें से 1 घट रहा है, m में से। तो क्या हम ये 2 जस का तस लिख दिए, और ये जो है उसको हम tm कह सकते हैं कि नहीं। तो प्रूव हो गया ना कि m प्लस nवां पद और m माइनस nवां पद का योगफल जो है एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के समांतर श्रेणी के mवें पद का दोगुना के बराबर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले। ये सब रिजल्ट आप याद रखिएगा। अगला क्या कर रहा है, यदि किसी एपी का पीवां पद q है
सॉरी ए है, क्यूबा पद बी है तथा आरवां पद सी है, तब इसका वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। यह सब आपको कई कंपटीशन में पूछा गया है डायरेक्ट। अगर आप इस तरह का प्रोसेस देखते हैं कहीं भी सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन में, जहां आपको इनटू प्लस माइनस का सिंबल दिख जाए, तो मैक्सिमम टाइम जवाब इसका 0 ही होता है। रेयर चांस ही ये फेल होने की संभावना होती है। और अगर ये इनटू माइनस और पावर का फॉर्म ले लेता है तो जवाब मैक्सिमम टाइम 1 आता है। रेयर चांस ही गलत होने का चांस होता है। तो अब गौर करिए, यहां पर इसको जाना है। ये एपी का पीवा पद ए दे दिया, क्यूबा पद बी दे दिया और आरवा पद आपको सी दे दिया है। तो टीपी इक्वल टू ए दे दिया। चूंकि ए पहले से ही यहां पर आपको नोट में दे दिया गया है, तो ए के प्रथम पद ए नहीं मानेंगे, प्रथम पद एक्स मान लेते हैं। तो ये लिखाएगा एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ये ए हो गया। फिर उसी तरह इसके लिए लिखेंगे तो एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आपका बी हो गया। फिर यहां लिखेंगे एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और ये सी हो गया। तो गौर करिए, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, और ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। यहां एक्स आपको एपी का प्रथम पद दर्शा रहा है और डी आपका सार्वधातुक दर्शा रहा है। तो क्लियर है। अब देखिए यहां क्या है, हमको LHS के बराबर LHS को सॉल्व करके RHS पर पहुंचना है, 0 के बराबर लाना है। तो सबसे पहले Q माइनस R चाहिए। तो Q माइनस R के लिए 2 में से 3 को घटा दीजिए, 2 में से 3 को घटा दीजिए। तो 2 में से 3 घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। फिर ये -1 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q माइनस R इंटू डी बराबर B माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं, बाद में सिमिलरली लिख देते हैं। तो यहां Q माइनस R बराबर क्या लिख देंगे, B माइनस सी बाई डी। Q माइनस R बराबर B माइनस सी बाई डी। तो देखिए, दिमाग में बैठाइए पैटर्न। Q वाले में उधर क्या है B, R वाले में उधर क्या है C। तो जैसे ही मैंने बोला Q माइनस R, तो B में से C घट गया और नीचे में ये D चला गया। तो ठीक उसी तरह अगर आपसे R माइनस P पूछ दिया जाए, R माइनस P, तो गौर करिए R माइनस P कैसे लाइएगा। अगर लाइव में होते तो भी आपसे पूछते डायरेक्ट, बट चलिए देखिए, R माइनस P तो यहां तीसरे में से पहले को माइनस करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा C माइनस ए और नीचे D आ जाएगा। ये सिमिलरली मीन्स इसी प्रकार। और उसके बाद देखिए यहां पर क्या लाना है हमको, P माइनस क्यू। तो किस में से किसको घटा दे तो P माइनस क्यू आ जाएगा, पहला में से दूसरा को घटा देते हैं तो P माइनस क्यू। तो ये आपको आ जाएगा कितना, गौर करिए, A माइनस बी बाय डी। तो अब देखिए सारा वैल्यू मैं निकाल दिया हूं, Q माइनस R का, R माइनस P का, P माइनस Q का। अब ये तीनों वैल्यू आपको LHS में ला के रख देना है। नाउ LHS आपका क्या है, देखिए यहां, नाउ LHS A Q माइनस R, B R माइनस P, C P माइनस Q। तो A तो छोड़ दिए, Q माइनस R के बदले हम लाए हैं B माइनस सी बाई डी। B तो छोड़ दिए, R माइनस P के बदले C माइनस ए बाई डी, और ये C रहने दिए, अब P माइनस Q के बदले A माइनस बी बाई डी। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, सबका एलसीएम तो सेम है, 1/d बाहर निकाल दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, AB माइनस CA, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए BC माइनस AB, और फिर इसको मल्टीप्लाई करिए CA माइनस BC। गौर करिए, कुछ दिख रहा है आपको, 1/d। ये AB, ये AB, ये CA, ये CA, और ये BC और ये BC कैंसिल हो गया, तो 1/d इंटू 0 और सॉल्व होके 0। तो देखिए जवाब आया कि नहीं आया, 0। तो यह साबित किया जा सकता था। अब हम अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला नोट जो आपका है, यदि किसी एपी के mवें पद का m गुना उसके nवें पद के n गुना के बराबर है, तो उसका m प्लस nवां पद 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नोट है ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। जो कुछ भी मैं बता रहा हूं यहां पर सारा आपको कंपटीशन व्यू से है। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जेई मेंस, इन सब सारे एग्जाम को देते हैं तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा वहां पर। तो कहता है यदि किसी एपी के mवें पद का m गुना उसके nवें पद के n गुना के बराबर है, तो उसका m प्लस nवां पद 0 होगा। क्वेश्चन का पहले अर्थ समझिए, क्या बोला, mवें पद उसका सिंबल कैसे देते हैं बच्चों, tm का कितना गुना, m गुना, तो m से गुना हो गया। उसके nवें पद कैसे सिंबल में लिखते हैं, tn, उसका कितना गुना, तो n गुना, ये बराबर कह दिया कि ये दोनों क्या है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू नोट आपका जो है, बात समझ रहे ना, ये इक्वल कह दिया गया है। तो अब एक बात बताइए, यहां m ऐसे ही रखिए और tm के बदले
ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहिएगा जरूर लिख सकते हैं। अगर ये n है और ये tn, तो tn के बदले आपसे अगर कहेंगे कि ये लिख सकते हैं तो कहिएगा जी सर जरूर लिख सकते हैं, है ना। अब कोई बदमाश होगा तो कहेगा नहीं बोलेंगे लिखने। गौर करिए, यहाँ एम स्क्वायर डी हो जाएगा, ये माइनस एम डी हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए एन ए हो जाएगा, ये एन स्क्वायर डी हो जाएगा, माइनस एन डी हो जाएगा। सब मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, पूरा मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, ए वाले को एक साथ ला देते हैं, तो एम ए माइनस एन ए एक साथ हो गया। स्क्वायर वाले को एक साथ ला दीजिए, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, और फिर यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, एम डी माइनस एन डी बराबर 0। चलिए गौर करिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपको? ए कॉमन आ रहा है ना, ए इस दोनों में, तो ए को बाहर अगर निकालेंगे तो अंदर एम माइनस एन बचेगा। अब यहां गौर करिए, डी बाहर निकाल दीजिए, तो डी अगर बाहर निकालेंगे आप तो अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचेगा, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। तो यहां पर लिख देते हैं एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। अब इसमें भी बच्चों देखिए, गौर करिए, डी कॉमन आएगा, लास्ट जो आपका ब्रैकेट है उसमें भी देखिए डी कॉमन ले लीजिए, तो आपको बचेगा एम माइनस एन, और ये 0 हो गया। पूरा में एम माइनस एन कॉमन ले लीजिए पूरे में, और चूंकि एम और एन इक्वल नहीं है तो इसलिए एम माइनस एन 0 के बराबर नहीं होगा, और इसलिए वो जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा ए प्लस यहाँ डी एम प्लस एन, और फिर यहाँ अकेले डी बराबर 0। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये ए तो हम कॉपी कर दिए जैसे है वैसे ही, और इसमें क्या कॉमन आएगा? डी आएगा ना, तो क्या लिखाएगा? एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। अब तो आप सब आसानी से समझ गए होंगे कि जब यहां a प्लस एम माइनस वन इंटू डी है तो इसको हम टी एम बोल रहे हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो इसको टी एन बोल रहे हैं। तो जितना में से एक घट रहा है वही टी का लोअर सफिक्स है, तो यहां कितना में से एक घट रहा है? m प्लस एन में से 1 घट रहा है, तो इसका लोअर सफिक्स आ जाएगा m प्लस एन इक्वल टू 0। ये देखिए आपको साबित हो गया कि AP का m प्लस एनवा पद शून्य होगा। तो यहां थ्योरी क्या था कि यदि किसी AP का mवें पद का m गुना उसके nवें पद के n गुना के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में m प्लस एनवा पद जो है वह शून्य होगा। तो रिजल्ट के तौर पर इसको याद रखिएगा, और इस पर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि किसी AP के 10वें पद का 10 गुना उसके 8वें पद के 8 गुना के बराबर है, तो दोनों का जोड़ 18वां पद क्या होगा? तो जवाब सीधे बोलिएगा 0। ठीक उसी तरह बोलेगा, यदि किसी AP के 10वें पद का 10 गुना उसके 15वें पद के 15 गुना के बराबर होगा, तो उसका 25वां पद क्या होगा? तो जवाब आप बोलिएगा 0। तो बहुत आसान है ना, बस ये याद रखना है। अब अगला नोट हम लोग देख रहे हैं, अगला नोट क्या है सो देखिए, यदि किसी AP का Pवां पद Q है और Qवां पद P है, तो Rवां पद P प्लस Q माइनस R होगा। सिंपल सा बात है कि बोल दिया कि अगर Pवां पद Q है, TP इक्वल टू Q, एनवां पद को TN से दिखाते हैं तो Pवां पद को TP से दिखाएंगे। ये इक्वेशन 1 बोल दिया है कि TP इक्वल टू Q है। अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के लिख दें तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर Q लिख दिए, इक्वेशन 1 हो गया। फिर देखिए क्या बोला है, अगेन आपको TQ क्या दे दिया है? P लेकर के दे दिया। TQ को क्या लिख सकते हैं? A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका P हो गया, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, P हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर इसको माइनस कर दें, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दें बच्चों, 1 माइनस 2 कर दें, तो गौर करिए A कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा P माइनस Q इंटू डी, और यहां बचेगा Q माइनस P। इस दोनों में क्या अंतर है? बस माइनस का फर्क है, ये P माइनस Q है, वो Q माइनस P है। तो D निकालने के लिए उधर डिवाइड में जाएगा P माइनस Q, तो माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें, तो P माइनस Q हो जाएगा, और ये भी P माइनस Q नीचे आ गया, कैंसिल होके माइनस 1 दे दिया। सो D का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 1। D का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1। इस केस में D का वैल्यू माइनस 1 हो गया, याद रखिएगा। अब अगर प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद तो यहां से निकाल सकते हैं ना, अगर डी का वैल्यू माइनस 1 यहां रख दूं तो ए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो क्या लिखेंगे बच्चों? फ्रॉम वन से क्या लिखेंगे? ए प्लस, अब P माइनस 1 डी की जगह जैसे ही रखेंगे माइनस 1 तो ये पलट जाएगा, 1 माइनस P हो जाएगा, और ये हो गया आपका इक्वल टू Q। इसलिए A अगर चाहिए तो इसको उठा के उधर कर देंगे, तो P प्लस Q माइनस 1 हो गया। A निकल गया ना, A मिल गया, P प्लस Q माइनस 1।
तो अगर आरवां पद चाहिए आपको, आरवां, तो क्या लिखेंगे आप, इसलिए टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ए कितना निकाले हैं आप, पी प्लस क्यू माइनस वन, अब प्लस वैसे ही रखिए आर माइनस वन, और डी की जगह क्या निकाले हैं, माइनस वन। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए बच्चों और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस आर। ये रिजल्ट के तौर पर याद रखिएगा। यदि किसी एपी का पीवां पद क्यू है और क्यूवां पद पी है तो उसका आरवां पद जो है वो पी प्लस क्यू माइनस आर होगा। और इस पर क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको, क्वेश्चन दे देगा यदि किसी एपी का 10वां पद 15 है और 15वां पद 10 है तो उसका 20वां पद क्या होगा। देखिए उल्टा करना है, 10वां पद 15वां है, अब 15वां पद 10 है, अब 20वां पूछ रहा है, तो 15 और 10 को जोड़ेंगे 25 हो गया और उसमें से 20 घटा देंगे 5, आंसर हो गया। ठीक उसी तरह अगर कह देगा किसी एपी का 8वां पद 7 है और 7वां पद 8 है तो 10वां पद क्या होगा, तो 8 7 जोड़ेंगे और उसमें से 10 घटा देंगे तो 15 में से 10 गया, 5 हो गया। तो इस तरह का बहुत आसानी से आप बना सकते हैं क्वेश्चन। कह दिया कि छठा पद 13 है, 13वां पद 6 है, छठा पद 13 है और 13वां पद 6 है एपी का, तो बताइए कि उसका 12वां पद क्या होगा। तो 13 6 19 में से 12 घटा देंगे, जवाब 7 आ जाएगा। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन में बोल करके छोड़ देता हूं, आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिख दीजिएगा। यदि किसी एपी का 17वां पद 15 है और 15वां पद 17 है तो 23वां पद क्या होगा, इसका जवाब आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अगले नोट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिंपल सा इसी पर आधारित है कि यदि पीवां पद क्यू है, पीवां पद क्या है, क्यू है, और क्यूवां पद पी है, तो आरवां पद के लिए क्या पढ़े थे, पी प्लस क्यू माइनस आर, पी प्लस क्यू माइनस आर पढ़े थे। लेकिन यहां आरवां पद बच्चों नहीं पूछा है, कौन सा पद पूछा, पी प्लस क्यू। इट मींस आर के जगह पर पी प्लस क्यू रख देंगे तो सॉल्व होके देख लीजिए ये 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, कहेगा यदि किसी एपी का 10वां पद 15 है और 15वां पद 10 है तो 25वां पद क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 10वां पद 15 है, 15वां पद 10 है तो 25वां पद क्या होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, 15 10 25 में से 25 गया 0। तो दोनों को जोड़ का अगर पूछ देगा तो सीधे जवाब 0 बोलना है। जैसे कह दिया 8वां पद 7 है और 7वां पद 8 है तो 15वां पद क्या है, बनाना ही नहीं है भैया, सीधे जवाब 0 बोलना है। तो अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट नोट को देखिए, गौर करिए। यदि किसी एपी का एमवां पद 1/n है, एमवां पद 1/n है और एनवां पद 1/m है, इट मींस टी एम 1/n दे दिया और टी एन आपको 1/m दे दिया। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n होगा। ये इक्वेशन 1 दीजिए और इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपको ऐसा लिखाएगा, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अगर इस दोनों इक्वेशन को बच्चों आप सॉल्व करोगे, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, a कैंसिल हो जाएगा और d का वैल्यू निकालिएगा। d का वैल्यू आपको आ जाएगा 1/mn। जब तक आपको ये वैल्यू नहीं निकलेगा ना तो आगे वीडियो आप मत देखना, पहले अपने से निकाल लेना आप इसको कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आ जाएगा तब वीडियो को आगे मूव करना है। तो d हो गया 1/mn। और अगर आप फिर d का वैल्यू यहां रख दीजिएगा पहला इक्वेशन में या दूसरा इक्वेशन में, तो बच्चों आपको a भी आ जाएगा 1/mn, a भी आ जाएगा 1/mn। ये मैं लिख दे रहा हूं, आप ट्राई करना, पुट कर करके सॉल्व करके पहले आप आंसर निकालना। एंड a निकल गया, d निकल गया, है ना। तो अब हमसे क्या पूछा गया बच्चों, m प्लस nवां पद। तो m प्लस nवां के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो गौर करिए a आप लाए हैं 1/mn और ये m प्लस n माइनस 1 वैसे ही रहने दीजिए, d फिर लाए हैं आप 1/mn। पूरा में 1/mn आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपको, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा m प्लस n माइनस 1। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो m प्लस n के नीचे आपको mn बच जाएगा, ये आपका मिल गया। देखिए वही बात वहां लिखा हुआ है, m प्लस n बाय mn। इसमें सबसे जो हिट लिस्टेड बात है वो ये भी कई बार पूछा जाता है कि tmn क्या होगा। इट मींस mnवां पद, m इंटू n को गुना करके tmnवां पूछा तो इसका जवाब सीधा सीधा 1 होता है। आप यह भी साबित कर सकते हैं, बस इसी फॉर्मूला में यहां पर mn माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, a के जगह पर फिर वही वैल्यू पुट करिएगा 1/mn, d भी 1/mn एंड आफ्टर सॉल्विंग योर आंसर विल बी 1। आपको mnवां पद। तो इस पर क्वेश्चन क्या दे देगा, कह देगा यदि किसी एपी का 5वां पद 1/8 है और 8वां पद 1/5 है, ऐसे बोल देगा 5वां पद 1/8 1/8, 8वां पद 1/5
1/5। तब ऐसी स्थिति में आपको अगर पूछ दिया कि प्रथम पद क्या है, तो सीधा सीधा दोनों को देख लीजिए, mn गुना कर दिए 1/mn, तो 1/40। d भी 1/40 और a भी 1/40। और अगर आपको 40वां पद पूछ दिया तो सीधा जवाब 1। और अगर दोनों का जोड़ पूछ दिया 13वां पद, तो सीधे 13 बोलिएगा, ऊपर में जोड़ और नीचे दोनों का गुना 40। 13/40 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान बात है। नेक्स्ट नोट के तरफ बढ़ते हैं, अगले नोट के तरफ। अगला कहता है यदि किसी एपी का nवां पद an प्लस बी है तो कॉमन डिफरेंस a होगा। तो जब भी किसी एपी में आपको nवां पद दे देगा, nवां पद इट मींस tn लेकर के दे दे, तो जो a के साथ n के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, जो n का कोएफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वही आपका कॉमन डिफरेंस दे देगा। ये 3n + 5 अगर दे दिया nवां पद, तो पूछ देगा कि सार्वधातर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो जवाब बोलिएगा 3। बनाना नहीं है भाई, बहुत आसान। क्या दे देगा तब लगाना, tn। sn में ये गलती मत करना है, tn में करना है, tn में ये बात बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला नोट। किसी एपी का सार्वधातर n से स्वतंत्र होता है। यह बहुत अच्छा लाइन है। n से स्वतंत्र होने का मतलब क्या हुआ? n से स्वतंत्र होने का मतलब होता है कि जब भी एपी का इट मीन समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस लिखा जाएगा, तो वो उसमें n कभी भी मौजूद नहीं रहेगा, n पर डिपेंड नहीं करेगा। जब भी होगा तो वो कांस्टेंट होगा। जैसे इस तरह का चेहरा नहीं होगा, d का वैल्यू 5n नहीं हो सकता, 2n² नहीं हो सकता। देखिए इसमें n मौजूद है। फिजिक्स में यह स्वतंत्र पद बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आप सुनते होंगे कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है वह गोलक के मास से स्वतंत्र होता है, गोलक के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब होता है कि t बराबर जब फॉर्मूला लिखते हैं हम, टाइम पीरियड बराबर है ना 2π√L/g, तो इसमें गौर करिए मास कहीं जिक्र नहीं हुआ है, कहीं भी मास मौजूद नहीं है, गोलक का मास इसमें कहीं भी नहीं है ना। तो स्वतंत्र होने का अर्थ यही है कि वो टर्म वहां मौजूद नहीं होगा। इट मींस कॉमन डिफरेंस के वैल्यू जब भी लिखे जाएंगे तो उसमें n मौजूद नहीं होगा। यही बात है यहां पर। चलिए अगला एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी एपी के nवें पद में से उससे जस्ट पहले n-1वां पद को घटाया जाएगा बच्चों, तो ये d देगा, कॉमन डिफरेंस देगा। तो यह बहुत छोटा बात है। और इसी के साथ एपी के nवें पद से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं आज। अभी एपी जारी रहेगा। इसके बाद आपको एपी की विशेषताएं, इट मीन समांतर श्रेणी की विशेषताएं, और फिर इसके योगफल से संबंधित, और फिर समांतर श्रेणी के पदों के चयन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कम से कम 3 टॉपिक और आएगा, तब आपका समांतर श्रेणी खत्म होगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, बेझिझक शेयर करिए और अपना सहयोग हमें दीजिए। जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 कैरियर क्लासेस। 9 कैरियर क्लासेस के एजुकेशनल चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम आपके सामने सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकेंड लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हैं। इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक बताया गया था, उसका इंट्रो दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस के nवें पद को किससे निरूपित करते हैं, किससे दर्शाते हैं, और साथ ही साथ उसके प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। और उसके बाद आपको सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ और भी मैटर बताया गया था, जिसमें आपको हम बताए थे कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है और जो उसका रेंज जो है वह सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले के एपिसोड में, पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम आपके सामने सेकेंड लेक्चर के साथ हैं, और सेकेंड लेक्चर में आपके सामने हम हैं, ध्यान दीजिएगा, ये समांतर श्रेणी आपको क्लियर दिख रहा होगा। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें क्या है। देखिए क्या कह रहा है, वैसे अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा बराबर होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी पद और उससे पहले वाले पद का अगर डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, तो वो हमेशा बराबर होगा और उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ये हम 5 लिख दिए यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा, ये 8 लिख दिए हम, फिर यहाँ 11 लिख दिए, फिर यहाँ हम 14 लिख दिए, फिर यहाँ हम 17 लिख दिए, यहाँ 20 लिख दिए, यहाँ 23 लिख दिए, यहाँ 26 लिख दिए, इस तरह से लिख दिए। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये 8 और 5 के बीच का गैपिंग, 5 में से 8 घटाएंगे नहीं, 8 में से 5 घटाएंगे, कोई भी पद लेंगे और उससे पहले वाले पद को हम माइनस करेंगे। तो 8 में से 5 घटाए तो 3 आ गया, 11 से 8 को घटाए तो 3 आ गया, 14 से 11 घटाए 3 आ गया, 17 से 14 माइनस किए 3 आ गया, 20 से 17 किए 3 आ गया। तो जो आप देख रहे हैं ये गैपिंग इक्वल मेंटेन कर रहा है, ये डिफरेंस इक्वल मेंटेन कर रहा है। और अगर ये डिफरेंस इक्वल मेंटेन करेगा तब इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। अब आगे आप देखिए, ये जो आपको आ रहा है अंतर, इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और हिंदी में सार्वांतर कहते हैं, सार्वांतर। ठीक है, सार्वांतर। ये आपको 3 दे दिया, ध्यान दीजिएगा, सार्वांतर 3 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस यहां पर 3 हो गया। अगर आप और इसको देखें, इस तरह से ले लें, 89 है, फिर यहां 84 लिख दिए हम, फिर यहां 79 लिख दिए हम, यहां फिर 74 लिख दिए, फिर 69 लिख दिए, फिर 64 लिख दिए, इस तरह से। अगर आप गौर करेंगे तो 64 से 69 माइनस करने पे -5 होगा, 69 से 74 को माइनस करने पे फिर -5 होगा। तो ये गैपिंग जो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, सार्वांतर जो आ रहा है, वो आपका -5 आ रहा है। तो गौर करिए, इसका सार्वांतर आपको कैसा है, पॉजिटिव है, और इसका सार्वांतर कैसा है, निगेटिव है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बढ़ता जा रहा है और ये आपको घटता जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप समझ सकते हैं कि किसी भी एपी का अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, सार्वांतर पॉजिटिव होगा, तो वो वर्धमान होगा, बढ़ने वाला होगा, जिसको इंक्रीजिंग कहेंगे इंग्लिश में। और डी अगर सार्वांतर आपका निगेटिव होगा तो ऐसी स्थिति में वो ह्रासमान होगा, डिक्रीज करेगा, घटता चला जाएगा। तो आगे यही चीज बताया गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मानिए ये 8 8 8 8 इस तरह से ले लिए हम। तो अब गौर करिए, 8 में से 8 माइनस करिएगा तो 0 आएगा, फिर यहां भी 0 आएगा, फिर यहां भी 0 आएगा। तो डिफरेंस फिर इक्वल मेंटेन हो रहा है, और अगर इक्वल डिफरेंस मेंटेन होगा तब वो आपको कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में समांतर श्रेणी कहेंगे। तो D यहां 0 है। तो 3 तरह का D संभव है, कॉमन डिफरेंस जिसको सार्वांतर कहते हैं, वह 3 तरह का संभव है। एक पॉजिटिव संभव है, दूसरा नेगेटिव संभव है, और तीसरा 0 संभव है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो वर्धमान होगा, नेगेटिव होगा तो ह्रासमान होगा, और 0 होगा तो कांस्टेंट होगा, जो कि आगे हम लिखे हुए हैं। गौर करिए, यदि किसी एपी के किसी पद और उसके पूर्व पद के नियत अंतर को सार्वांतर कहते हैं। किसी एपी के किसी पद और उसके पूर्व पद के नियत अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। इसको डी से सूचित किया जाता है, जो पीछे जस्ट आपको एग्जांपल में समझा चुके हैं, तो इसको समझाने की आवश्यकता अब रह नहीं गई। अब आगे देखिए, यह भी स्टेटमेंट आपको अभी जस्ट समझाए हैं कि यदि डी ग्रेटर देन 0 हो, धनात्मक हो, सार्वांतर आपका धनात्मक हो, तो ऐसी स्थिति में आपका एपी जो है वो वर्धमान होगा, वर्धमान होता है, बढ़ने वाला।